कल अपन क्या पढ़ रहे थे? नहीं, वो तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन पढ़ क्या रहे थे? असेसी की डेफिनेशन लिख लिया था। तो कल लास्ट ये पढ़ा था, पर्सन पढ़ा होगा। चलो आज से थोड़ा पार्ट थ्योरी का वापस लेते हैं। अब आज अपन को ये बात करना है कि भाई ये जो टैक्स है जो हम पढ़ रहे हैं अभी हाल फिलहाल, ये जो चैप्टर, तो इसमें जो ये एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये आया कब? थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, लिखना मत अभी। सबसे पहली बार टैक्स पूरे वर्ल्ड में आया 1860 में, पूरे दुनिया में 1860 में आ गया। अब ये लेकर कौन आया? ब्रिटिश सरकार लेकर आई। और जब ब्रिटिश सरकार लेकर आई तो ब्रिटिश सरकार भी कुछ ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम बना के लेकर आ रही है, क्योंकि 1860 में इतना कुछ पार्लियामेंट भी नहीं है। अपना पार्लियामेंट यदि भारत देश का देखे, मालूम है कब आया था? 1951 में तो पहली बार आया है, तो 1952 में लॉ पास होना शुरू हो गया। अब 1880 में इन्होंने वापस से कहीं ना कहीं नया अपना ही टैक्स, मतलब ब्रिटिश ने जो टैक्स इंट्रोड्यूस किया था उसी टैक्स को वापस से रिवाइज कर दिया। कब किया? 1880 में। मतलब ये टैक्स क्या हो गया? ये रिवाइज हो गया। और ये टैक्स यहां पर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, 1860 में आया, 1880 में रिवाइज किया। आपने हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा है बचपन में? थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ थोड़ा बहुत याद है? इंडिया को फ्रीडम कब से मिलना शुरू हुई? हल्का फुल्का थोड़ा याद है? 1857। हाँ, पहली जो जीत हुई थी, तुम लोग की आवाज नहीं आती है, तुम जोर से बोलो। अच्छा, और भाई मैंने बोला कि इंडिया को हल्की फुल्की जीत फ्रीडम की कब मिली? मतलब हम फ्रीडम फाइटर्स की तरह लड़ रहे थे बहुत समय से, तो हमें थोड़ी बहुत जो जीत मिली वो किस साल मिली? 1920। अब एक हल्की सी जो जीत का एक कुछ पोर्शन, 3-4% जो मिला, वो मिला 1912 में, हल्का फुल्का मिला है। और उसके बाद 1920 में मिला अच्छा खासा। 1912 में एशियन कंट्रीज सुना है? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, जो उस समय मर्ज थी। उस समय 1912 में एक टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, ये सब कंट्री ने मिलकर किया, और इसका नाम क्या दिया? इनकम टैक्स। 1922 में नया एक्ट आया, इनकम टैक्स एक्ट 1922, पहली बार आया एक्ट। मतलब ये एक्ट नहीं था, ये एक्ट नहीं था, ये एक्ट नहीं था, ये सिर्फ एक कानून अपने आप में सिस्टम बना दिया गया ना, लेकिन ये एक ड्राफ्टिंग करके कानून लाया गया। अब इंडिया को आजादी मिली 1947 में, उसके बाद आजाद होते 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 जो अपने को टैक्स आजादी के बाद आया, वो आया इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी देखा जाए तो अपन को ये वाला एक्ट भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एक्ट श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर इसके बाद आपका नेपाल, इंडिया, सब कंट्रीज में मर्ज लगता था, हटा दिया, क्योंकि अब सब कंट्रीज का अलग हो चुका है। पाकिस्तान का अलग है, श्रीलंका का अलग है, अपना अलग है, सबका अलग है। अपन को ये पढ़ना है जो इस आजादी के बाद आया। अब ये एक्ट इंडिया पे लागू कब से हुआ, एप्लीकेबल कब से हुआ? ये हुआ आपका इस तारीख से अप्लाई हो गया। अब 1962 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल हो गया। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या इसका नाम तो सुना ही होगा, आए दिन दंगे होते हैं, आए दिन लड़ाई होती है। कल भी लड़ाई में कई अपने सैनिक मर गए, सामने वाले की मरे। कश्मीर है ही ऐसा एरिया। मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल है? और कब से एप्लीकेबल है? यानी
आपने शायद हल्का फुल्का सुना हो, 2019 में, आप छोटे ही होंगे लेकिन फिर भी आपने कभी सुना हो, तो 2019 के बीच में अमित शाह ने कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर के लिए लेकर आया था, याद आ रहा है? लड़ाई दंगे हो गए थे, उसके ऊपर एक अनुपम खेर की पिक्चर बनी थी, कश्मीर फाइल्स, पंडितों के ऊपर। जो पंडितों को वहां से मार के भगा दिया गया था, जिन पंडितों का, पंडित यानी ब्राह्मण, जिन लोगों को घर छीन लिया गया था, उनको वापस से उनका दर्जा दिलाया गया कश्मीर में। लेकिन कई बच्चों को ऐसा मालूम है कि अमित शाह और मोदी जी जब 2019 में ये लेकर आए संविधान जो चेंज किया, तब से एप्लीकेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना इनकम टैक्स शुरुआत ही दिन से एप्लीकेबल हो गया, यानी 1 अप्रैल 1962 से जिस दिन भारत में लगा उसी दिन जम्मू में लग गया। यानी एक छोटा सा सीधा सा प्रोविजन है, हम में से कोई यदि जम्मू चला गया कमाने के लिए, भले सैलरी, भले व्यापार, भले प्रॉपर्टी, भले कुछ भी, और हमने वहां पर रह के भी कमाया, तो भी हमें भारत का ही टैक्स लगेगा, तो भी हमें टैक्स भारत को ही देना है, तो भी हमें टैक्स मोदी सरकार को ही देना है। यानी कुल मिला के ऐसा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 1962 से, एंड सच एप्लीकेबिलिटी ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और वो भी मजेदार बात सुनो क्या है, लिखा है शब्द कि होल ऑफ जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है, यानी कुल मिला के इनकम टैक्स पूरे जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है। अब आप ये बोलोगे सर पाकिस्तान भी तो टैक्स लगाता होगा, पाकिस्तान लगाए नहीं लगाए, हम तो लगा रहे हैं। और अब एक बात आपको और बता देता हूं, आपके शायद दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर मान लीजिए हम वहां पर गए, हमने कमाया, तो हम पे भारत भी टैक्स लगाएगा और पाकिस्तान भी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज में ऐसा है। जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। मान लीजिए विराट कोहली, अभी ये इंडिया का मैच होने वाला ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मान लीजिए विराट कोहली इस टीम में है और विराट कोहली गया ऑस्ट्रेलिया। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, उसमें से 3 टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 200 मार दिए, ले लो यार क्या है, 200 मार दिए, ठीक। अब 3 टेस्ट मैच में जो 200 मारे, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलकर और एक मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज बोलकर विराट कोहली को पैसा दिया, डॉलर दिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मतलब इंडियन रुपीस ले ले तो मान के चलो 20 लाख रुपए दे दिया। किसने दिया? ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड ने। किसको दिया? विराट कोहली। अब विराट कोहली कौन है? इंडियन। अब आप सुनना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो आपको सीए फाइनल में पढ़ना है, लेकिन खाली मैं टच कर रहा हूं। एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर है 9091। सेक्शन ये कहता है, यदि इंडिया का गवर्नमेंट, इंडिया की सरकार ऑस्ट्रेलियन सरकार से, इंडिया सरकार ऑस्ट्रेलियन सरकार की ट्रीटी है, शब्द एक आता है ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब क्या होता है? 2 सरकारों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें यह लिखा गया है कि भैया यदि हमारा वासी आए, हमारा रहवासी यहां पर आए, हमारा यदि कोई इंडियन यहां पर आए या ऑस्ट्रेलियन वाला यहां पर आए भारत देश में, तो एक जगह टैक्स माफ हो जाएगा। जब किसी 2 कंट्री के बीच में ट्रीटी साइन होती है तो उसे बोलते हैं बाईलेटरल रिलीफ। बाईलेटरल रिलीफ। इसमें क्या होता है, या तो ऑस्ट्रेलिया वाला टैक्स माफ करेगा तो इंडिया वाला, समझ गए। लेकिन यदि वही हम बात करें अपन वेस्ट इंडीज की, यदि विराट कोहली वेस्ट इंडीज चला गया, वेस्ट इंडीज में इंडिया वालों का कोई, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का वेस्ट इंडीज गवर्नमेंट से कोई टाइप नहीं है। जब किसी 2 कंट्री की गवर्नमेंट का टाइप नहीं हो, उसे बोलते हैं यूनिलेटरल रिलीफ। यूनिलेटरल। उसमें क्या होता है, उसमें इंसान मारा जाता है। विराट कोहली को उधर भी टैक्स भरना है, विराट कोहली को इधर भी टैक्स भरना है। इधर इसलिए भरना है क्योंकि सेक्शन 6 लग गया है कि आप इंडियन सिटीजन हैं। उधर इसलिए भरना है क्योंकि आप उधर कमा रहे हो। वेस्ट इंडीज कंट्री ये बोल रही है भैया टैक्स देके जा, तूने यहीं से कमाया है। तो ये डबल टैक्सेशन आ गया, जिसके लिए कहीं ना कहीं रिलीफ मिलती है। एक शब्द आता है रिलीफ, वो मिलती है, लेकिन एवरेज रिलीफ, मतलब पूरी नहीं मिलती है, कुछ एक लोअर कॉम्बिनेशन बनता है। तो जब 2 कंट्री का बीच में अग्रीमेंट हो तो बाइलेटरल, और 2 का नहीं हो तो यूनिलेटरल। यूनिलेटरल में इंसान मारा गया, बाइलेटरल में बच गया। समझ गए?
अपना पाकिस्तान के साथ नहीं है, मतलब क्या है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के साथ नहीं है, तो मतलब इंसान मारा गया। अभी आपको शायद मालूम हो तो एक T20 शायद, पता नहीं क्या, पाकिस्तान में कुछ होने वाला है, क्रिकेट इंडिया में जा रही है, कौन सा कोई कप तो है, ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब पूरी कंट्रीज जा रही है, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज सब जा रही है, पाकिस्तान मार्च में है। तो अब यदि ये लोग उधर गए और खेल कर आए और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज मिला, तो ये डबल टैक्सेशन है, उधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। चलिए हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। तो ये एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 अप्रैल। लिखिए, स्टार्ट करिए। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल with effect from, applicable with effect from 1st April 1962, including whole of Jammu and Kashmir, including whole of Jammu and Kashmir, including whole of Jammu and Kashmir, including whole of Jammu and Kashmir। ठीक है भैया, जम्मू एंड कश्मीर भी आ गया, मतलब इसमें श्रीनगर जो वहां की जन्नत मानी जाती है वो भी आ गया है, क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर की पार्ट है। बड़े आगे, अब आगे सुनिए। मेरे को एक बात बताइए आप, मान लीजिए मैं अमित शाह हूं या मोदी जी हूं या सीतारमन हूं, अब क्या मैं कोई भी कानून लाकर या बिना कानून लाए, पहले तो हम बात करें बिना कानून लाए, क्या मैं बिना कानून लाए आप पे टैक्स या कुछ लगा सकता हूं? बिना कानून लाए, यदि मैंने कानून लाया नहीं, कानून मतलब लेजिस्लेशन, हम लाए नहीं और लगा दे भाई टैक्स, इसका मतलब कानून पहले लाया जाता है। लोकसभा में सब बातें होती है, राज्यसभा में बातें होती है, पार्लियामेंट में बात हो रही है, कुल मिला के बात होने के बाद मेजोरिटी वोट्स निकलता है, वोट्स निकलने के बाद वो कानून पास किया जाता है। जब तक चल रहा है तब तक ड्राफ्टिंग, मतलब जब तक उस पर बात चल रही तब तक ड्राफ्टिंग, जिस दिन पास हो गया उस दिन एक्ट बनेगा, कानून बनेगा। अब आप सुनना, पहले आप बताना फिर मैं बताता हूं। इनकम टैक्स ये लोग लगा रहे हैं, तो कहीं तो लिखा होगा कि भैया इनकम टैक्स लगा सकते हैं, ऐसा तो है नहीं उठ के आ गए चलो भैया लगाओ इनकम टैक्स, और जनता भी अपनी इतनी शुद्ध, हाँ लगा ले लगा ले, तो भैया कहीं तो लगा होगा, कहीं तो लिखा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान, तो ये सारी बातें भारत के संविधान में लिखी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी जाती है। भारत के संविधान में लिखा है कि आप टैक्स लगा सकते हैं। अब आप पूछोगे सर कौन सा टैक्स, तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट टैक्स भी लगा सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी आप लगा सकते हैं। अब मजेदार बात यह है कि जीएसटी आने के पहले, कल मैंने आपको बोला भी था 17 टैक्स थे, तो 17 टैक्स के बारे में लिखा है कि लगा सकते हैं। आप सोचो कल को मैं नया टैक्स उठा के ले आया तो उसके बारे में भी तो लिखना पड़ेगा ना कि संविधान में मैं लगा सकता हूं। तो आपको क्या मालूम है कि इनकम टैक्स कहां पे लिखा है, कौन से आर्टिकल या कौन से एंट्री नंबर में? ऐसा कुछ आइडिया है? नहीं मालूम। सुनिए, इनकम टैक्स लिखना मत अभी, इनकम टैक्स लिखा है एंट्री नंबर 82। एंट्री क्या होती है मैं बता देता हूं। एक होता है आर्टिकल, संविधान के क्या होते हैं आर्टिकल, आर्टिकल का सब क्या होता है एंट्री, जैसे हम बोलते हैं ना सेक्शन, सब सेक्शन, आर्टिकल, एंट्री, सब एंट्री। तो एंट्री नंबर 82 में लिखा है कि आप इनकम टैक्स लगा सकते हैं। कौन? आप मतलब कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आप पे इनकम टैक्स लगा सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो लिखिए एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 define that central government has the power to charge income tax in India, has the power to charge income tax in India। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो भारत देश में इनकम टैक्स लगा सकता है भारत के लोगों पर, और जरूरी नहीं है भारत के लोग जो भी यहां पे कमाने आएंगे उन सब पे लगेगा। ठीक है, ये हो गई अगली बात, एंट्री नंबर 82 में लिखा है। चलिए आपको एक बात और बता देता हूं, ये भी आपकी नॉलेज के लिए है।
हमारा ये जो साल होता है वो जनवरी टू दिसंबर होता है, लेकिन आपको ये साल अब भूलना पड़ेगा। हम अपना नया साल तो दिसंबर में मनाते हैं, हम दिसंबर में पब वब जाते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्त डीजे पार्टी करते हैं, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा दिमाग से। आपके लिए नया साल, कल भी मैंने बोला था, कब से शुरू होता है कब से खत्म होता है? अप्रैल टू मार्च। कल मैंने ये भी बोला था गुजरातियों का नया साल कब से शुरू होता है? दिवाली वाले दिन। आप किसी भी गुजराती को कॉल करना, उसको साथ में ये बोल देना हैप्पी न्यू ईयर। दिवाली नहीं भी बोलोगे, न्यू ईयर बोल दोगे, खुश हो जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर गुजरातियों का तब होता है। हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू पर्व, हिंदू धर्म के अनुसार हमारा नया साल अप्रैल में शुरू होता है। गुड़ी पड़वा आती है तब भी होता है। हम लोग के भी कुछ आते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। हिंदू धर्म में भी कुछ और भी त्योहार आते हैं जिसमें बोल दिया जाता है। नवरात्रि आती है, कुछ लोग अप्रैल में भी नवरात्रि आती है, गुप्त नवरात्रि, पता नहीं कौन सी नवरात्रि है, उस नवरात्रि में भी लोग बोलते हैं कि नया साल शुरू हो गया। तो भाई ऐसा है कि उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका नया साल अप्रैल से लेकर मार्च तक किया गया। यानी अब आप जैन टू दिसंबर नहीं करेंगे, आप अप्रैल टू मार्च ही करेंगे। ठीक, कल हमने बात करी थी आपसे प्रीवियस ईयर क्या होता है, फटाफट रिकैप दे देता हूं। प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल हम इनकम अक्रूड करते हैं। मैंने आपको अपना भी एग्जांपल दिया था रेजोनेंस का। मैंने आपको यह भी बोला था कि मैंने काम किया 10 महीने, मुझे साला पैसे ही नहीं मिले, उसके बाद भी सरकार ने मुझ पर नोटिस भेज दिया कि टैक्स भर। यानी काम करने के बाद यदि पैसे नहीं मिले तो उस अमाउंट पे भी टैक्स लगेगा। ये हो गया प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस साल हमारी इनकम स्क्रूटनाइज होती है या जिस साल हमारी इनकम पे टैक्स लगता है। इनकम कहां पे स्क्रूटनाइज होती है? बैंगलोर, सीपीसी, प्रोसेसिंग सेंटर। फिर इसके बाद हमने बात करी थी असेसी कौन होता है। चलो अब तुम बताओ। माइनर असेसी होता है बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 1 दिन का बच्चा। मैं पागल हूं, प्रॉपर्टी मेरे पास भरी पड़ी हुई है। हाँ तो ठीक है, मैं पागल हूं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये है। अच्छा, इन लोगों को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव असेसी, क्योंकि इनको कोई रिप्रेजेंट करता है। माइनर को उसके मम्मी पापा करेंगे, पागल आदमी को कौन करेगा? उसका लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव। असेसी क्या आप सब हो सकते हैं? क्या आप सब पे मैं शक कर सकता हूं? यानी आप सब पे मैं केस लगा सकता हूं, प्रोसीडिंग। फिर मैंने बताया था जिसकी इनकम कुछ लिमिट से क्रॉस कर जाए, भूल गए, इनकम लायबल लिमिट 2.5 लाख, भूल गए, याद है? तो वो भी एसएससी हो सकता है। फिर मैंने बोला था बच्चे कुचे को बोल दिया एनी पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब मुझे एक बात बताओ, सीबीडीटी कहां पर है? न्यू दिल्ली। कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स। और यदि मुझे सीबीडीटी का मेंबर बनना है तो मुझे कौन सी एग्जाम पास करनी है? IRS। सीबीआईसी क्या है? कस्टम। और इसमें भी कितने मेंबर्स हैं? 6। और इसमें भी, और ये भी कहां है? आपको मिलना हो तो फेस टू फेस, मेल, फोन कॉल्स नहीं, व्हाट्सएप नहीं, टेक्स्ट मैसेज नहीं, सिर्फ मेल, ईमेल करते रहो बेटा, ईमेल। और रिप्लाई आता है 7 दिनों में, वर्किंग डेज। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। हमने जैसा कि पढ़ा था सीबीडीटी, देखो भैया मैं फिर बोल रहा हूं, सबके कानून है। आज कोई मुझसे पूछ बैठेगा सीबीडीटी क्या है, मैंने बोल दिया भैया ये तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो एक्शन सब ले सकती है। अब आप कल को पूछ बैठो सर आपने एक बार मुझे बोला था कानून है, कानून है, तो इसका क्या कानून है? तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, एक कानून है जो अपने किताब में भी लिखा हुआ है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। इसकी तहत इसको बनाया गया है, लिख लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। इसकी तहत सीबीडीटी को लेकर आए हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। चलिए बढ़ू आगे। कल आप थे नहीं तो मैंने एक शब्द पढ़ाया था, पता नहीं कल पढ़ाया था परसों पढ़ाया था, कौन जाना है, सीबीडीटी। एक वर्ड पढ़ाया था मैंने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, रेगुलेटरी बॉडी है। यदि आपसे कोई पूछे कि भैया ये सीबीडीटी किस एक्ट के थ्रू आया, पावर कहां है, कोई आपसे ये पूछ बैठे कि सीबीडीटी के पावर कहां लिखे हैं, मतलब पूरे सीबीडीटी के बारे में यहां लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ठीक है, अब सुनिए, बढ़ू आगे।
आज से हम थोड़ा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपको टैक्स कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि हम पे, कंपनी पे, इन सब पर टैक्स कैसे लगता है। टैक्स सीखने के पहले कुछ चीजें अपने माइंड में डाल लेना जो मैं बताने जा रहा हूं, और अच्छी तरह डालना, लिखना कुछ भी मत। 2020-21 से क्या हुआ है मैं आपको पहले समझा देता हूं। 2020-21 से हुआ यह है कि इन्होंने इनकम टैक्स में टैक्स लगाने के तरीके को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, एक है और एक है, और इसकी एक सेक्शन आ गई है ये। हुआ क्या, सुनिए जरा ध्यान से। 2020 तक हम देखें, हम पहले पूरी दुनिया मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरी इंडिया, और हम अपन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। पूरी इंडिया में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, पर्सन रहते हैं, भले वो लेडीज हो, गर्ल्स हो, ओल्ड एज पर्सन हो, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, बच्चा हो, इन सब पे लगाने का टैक्स का तरीका यही था, सिर्फ यही था, एक ही चीज थी। 2020-21 में सरकार को लगा कि नहीं यार, कुछ नया लेकर आना चाहिए, तो ये नया क्या लेकर आ गए, और इसका एक सेक्शन दे दिया 115 BAC। आपको एक बात बता दूं, आने वाला जो साल है 2025, ये वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। लेकिन आपकी एग्जाम में ये आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, आपको याद आ रहा हो तो, नया टैक्स आ रहा है 2025 से, और जो नया टैक्स आ रहा है वो आपके एग्जाम में लगभग 2026 से स्टार्ट होगा, जनवरी से। तो अभी 2 अटेम्प्ट तक आपको पुराना टैक्स ही पूछा जाएगा, जहां तक है। फिर भी नोटिफिकेशन आएगा तो बात करेंगे। तो अभी आपको ये दोनों टैक्स पढ़ना है। अब ये दोनों टैक्स में क्या है, इंडिया में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको ये बोला गया है कि भैया तू तेरा टैक्स ओल्ड से भी निकाल, न्यू से भी निकाल, जिधर कम आए उससे टैक्स भर दे। यानी आपको चूज करना है, ऑप्ट करना है कि मैं कौन सा सेक्शन या कौन से इससे टैक्स भरूं। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूं कि आप जिस भी स्लैब से टैक्स भरें, इससे या इससे, आपको भारत सरकार को एक बार इंटीमेट करना कंपलसरी है, वो भी टैक्स भरने के पहले। टैक्स भरने के पहले आपको सरकार को इंटीमेट करना कंपलसरी है। मैं इसका एक फॉर्म दिखाऊंगा आपको, इसका एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म के तहत आपको उस फॉर्म को फिल करके सरकार को सबमिट करना है टैक्स भरने के पहले, ताकि ये हो जाए कि आप इसी तहत टैक्स भर रहे हैं। समझ गए कि फिर से बोलूं? अब आप सुनिए ध्यान से। आपकी ICAI ने क्या किया है, ICAI ने इस वाली न्यू स्लैब को एक नाम दे दिया है। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आपको एक सम आया और सम में लिखा कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। टैक्स लायबिलिटी निकालना है इंडिविजुअल की, और कुछ भी नहीं लिखा कि ओल्ड से निकालना है कि, तो आंसर न्यू से ही निकालना है, क्योंकि ये अपने आप में डिफॉल्ट है। हम कभी बार कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, मतलब यही करना है। तो यदि आपके एग्जाम पेपर में नीचे से इतना लिखा है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, इसका मतलब इसी से टैक्स निकालना है, न्यू रिजाइन से निकालना है। और फिर वही उल्टा पढ़े, यदि लिखा हुआ आ गया बट ऑब्वियस सी बात है तो उससे निकालना, लिखा हुआ आ गया कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एज पर ओल्ड स्लैब, तो बट ऑब्वियस सी बात है उससे निकालना। यानी एक बात समझ में आई, ओल्ड स्लैब लिखा हुआ आएगा और न्यू स्लैब लिखा हुआ नहीं आएगा। यदि नहीं लिखा मतलब न्यू स्लैब ही है, ये आप कहीं पे लिख लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। यदि नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब न्यू स्लैब से ही टैक्स निकालना है। न्यू स्लैब क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट। नहीं, मैं तो कब से 6 महीने से डिफॉल्ट करे जा रहा हूं। तो आपका क्या हो गया, न्यू स्लैब क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट। तो न्यू स्लैब आपका कहीं ना कहीं
डिफॉल्ट किस में आ गया है, और आज से नहीं आया, टाइम हो चुका है। अब सुनिए, लेकिन फिर भी हम पहले क्या सीखने वाले हैं, सीखेंगे पहले ये। अब ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये लिखिए आप। इंडिविजुअल आप जानते हैं, एचयूएफ आप जानते हैं, एओपी का मतलब होता है इन सब के ऊपर ओल्ड स्लैब एप्लीकेबल है। ये आप लिखो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। यानी कॉमन टू ऑल है, जो स्लैब पढ़ेंगे सबके लिए कॉमन है। करूँ स्टार्ट? करूँ स्टार्ट? देखो, आपको इसको ऐसा कुछ बना लेने का है। यहां पर आएगा क्या, रे इसको क्या हो जाता है यार। लो भाई लिखो, 60 से कम यानी 59, 60 टू 79 और 80 और 80 प्लस। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख है तो टैक्स 0 लगने का। 2.5 लाख से अबव है अरे क्या रे, क्या प्रॉब्लम हो गया है।
ओल्ड स्लैब सबसे अच्छा था, न्यू स्लैब में सरकार ने गेम खेल लिया है, बहुत ही गंदा गेम खेला है। हो जाए तो बोल देना। हो गया? चलो, हो गया ना सबका? अब भाई देखो, अब इसको अच्छी तरह समझना। एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, तुम लिखना मत अभी। मिस्टर एक्स है, एज इसकी 50 साल है और इनकम इसकी, अभी अपन ये भी बात नहीं कर रहे इनकम कहां से है, मैं तो खाली लिख रहा हूं इनकम है। इनकम कितनी है? 6 लाख। क्या निकालना है? कैलकुलेट एक्स। थोड़ा ध्यान से समझना, बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं है, लेकिन हाँ एक बार समझ लो। अब ये बंदे की एज 50 साल की है, इनकम इस साल का 6 लाख कमा रहा है। 50 साल किस कैटेगरी में आएगा चेक करो तो एक बार, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड, उसमें चेक करो। पहले कैटेगरी में कि सेकंड कैटेगरी में कि थर्ड कैटेगरी में? पहले में आएगा। अब उसको रख के रखना, अपने पास ही रख के रखो, वो स्लैब निकाल के रखो। अब मैं यहां पे करता हूं, जब मैं तुम्हें करने बोलूंगा तभी करना, अभी करना मत। 6 लाख की इनकम है, टैक्स निकालना है। अब क्या करना है, लिखना मत अभी। पहले 2.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स क्या आएगा? 0। अब मेरी बात को समझना, 6 लाख की इनकम है, एक मिनट, 6 लाख की इनकम है, 6 लाख में से आउट ऑफ 6, 6 लाख में से 2.5 लाख तक टैक्स है ही नहीं। यानी बच्चा काफी बार ये सोचता है कि सीधे 6 लाख पे छलांग मारो, टैक्स लगा दो। इसका मतलब छलांग नहीं मारना है, जंप नहीं करना है, ये तो रेंज वाइज चलेगा। स्लैब का दूसरा नाम रेंज होता है कि यहां तक इतना, यहां तक इतना, यहां तक इतना, यहां तक इतना, ऐसा। तो 6 लाख में से 2.5 लाख तक टैक्स लगेगा ही नहीं। कितनी अमाउंट बच गई? 3.5 लाख बच गई। अब आइए आगे देखते हैं। 2.5 लाख से ऊपर से लेके 5 लाख। अब आपको क्या करना है, सुनना, यहां देखो, इधर 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 इधर, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। किन दोनों का? इन दोनों का। 2.5 और 5 का डिफरेंस भी क्या आएगा? 2.5 आएगा। तो पहले 2.5 पे तो टैक्स लगा ही नहीं, अगले 2.5 पे चेक करो मैंने कितना लिखा है, तो ये लगेगा 5। कितना हो गया? अब ये वाला 2.5 और ये वाला 2.5, 5 हो गए। मेरी इनकम कितनी है? 6 में से 5 पे लगा दिया, बचा कितना? अब
भले आपकी अगली स्लैब 5 लाख से 10 लाख लिखी है, लेकिन आप 5 लाख से 10 लाख की स्लैब मत लेना, क्योंकि आपकी इनकम तो मात्र 6 लाख है। समझ में आई? तो अभी क्या करेंगे, 5 लाख से अबव, और मैं इसको स्टॉप कहां तक कर दूंगा, 6 लाख। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 लाख। उस स्लैब का रेट देखो कितना है, उस स्लैब का रेट कितना है, 20। तो कितना हो गया, यदि मान लो कल को आपकी इनकम 7 लाख होती तो मैं यहां पे क्या लिखता, 7 लाख। 5 लाख से 7 लाख, तो डिफरेंस कितने का आता। यदि 8 लाख होती तो क्या होता, 5 लाख से, तो डिफरेंस कितने का आता। तो ये डिपेंड करेगा, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट फिगर है। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड किया तो ये जो टैक्स आया, इस टैक्स को क्या बोलेंगे, यहां तक समझ गए। अब करना मत अभी। अब इसमें एक और पॉइंट आया, सरकार, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था, लुटेरी सरकार है, भले ही कोई सी भी सरकार हो, मां की लुटेरी। मेरे को पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं आगे की दास्तान शुरू करता हूं। कोरोना काल आया, कोरोना में तुम सबने वैक्सीन लगाई थी, सबने लगाई थी। पहली वैक्सीन फ्री में मिली थी कि पैसों में मिली थी, फ्री में। क्यों भैया, ये सरकार इतनी रहम दिल कैसे हो गई जो तुमको फ्री में वैक्सीन दे दी, वो भी एक नहीं 140 करोड़ की जनता को। कैसे, सुनना भैया, देखो एक बात, जब तुम बड़े हो जाते हो ना, जब तुम्हें समझ आ जाती है ना, तो एक बात इंडिया में रहकर समझ में आ जाती है, कोई चीज फ्री नहीं होती। आज यदि मारुति से मैं कार भी लेने जाऊं तो वो जो मुझे सर्विस दे रहा है 5 सर्विस फ्री, वो काहे की फ्री नहीं है, उस सर्विस की कॉस्ट ऑलरेडी कॉस्ट में इंक्लूड है, कार की कॉस्ट में। हम एक्टिवा लेने जाएं और बोले 3 सर्विस फ्री, काहे का फ्री, वो 3 सर्विस की कॉस्ट पहले ही एक्टिवा में इंक्लूड है। नहीं तो क्या एक्टिवा 1 लाख की ऐसी हो जाती क्या, यानी कुछ भी फ्री नहीं है। अब देखना गेम क्या है, सरकार एक ऐड करती है वर्ड, पढ़िए क्या लिखा मैंने, सेस। और सेस क्या है, इसका पूरा नाम पढ़िए, आप इसको सेकेंडरी पढ़ सकते हैं या सेकेंडरी हटा के भी पढ़ सकते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। पहले इसके नाम पर सेकेंडरी लिखा रहता था, आजकल सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिखा है। अब सुनना ये क्या है, जैसे कि मैंने बोला कोरोना आया, आपको वैक्सीन लगी, पहली वैक्सीन फ्री और दूसरी वैक्सीन भी ऑलमोस्ट फ्री थी, कुछ जगह चार्जेबल आ रही थी। फ्री क्यों, काय का भी फ्री नहीं है मुन्ना। सरकार ने क्या किया, ये जो आप देख रहे हो ना बेसिक टैक्स, इसमें बोल दिया है कि आपको लिखना मत, आपको कंपलसरी इतना अमाउंट सेस के तौर पर देना पड़ेगा। यानी सरकार अपने से मैंडेटरी मैनर में बेसिक टैक्स पे 4% लेकर जा रही है, वो भी हर साल, वो भी हर लोगों से। अब आप सोचो, सरकार ने तो सेस फंड ऑलरेडी बना दिया, और वो सेस फंड काहे के लिए यूज हो रहा, पढ़िए, हेल्थ। और हेल्थ तो आप समझ गए, इमरजेंसी कुछ आ गई भारत देश में तो फिर यही सेस काम करता है। या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मरीजों का इलाज हो रहा है, जैसे एमवाई हॉस्पिटल जिसमें फीस बहुत कम लगती है, तो वो अपना सेस ही यूज होता है। और दूसरा एजुकेशन, जो गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल, उन सब में भी अपना पैसा यूज हो रहा है। यानी जिधर जिधर आपके गवर्नमेंट स्कूल दिख रहे हैं आपको, वो सब आपके पैसे से खड़े हुए हैं, ऐसा है। और ये मैंडेटरी है, मजेदार बात सुनो आप, मैंडेटरी है मतलब सीधा सा मैथमेटिक्स है, यदि बेसिक टैक्स आया तो सेस लगेगा, यदि बेसिक टैक्स 0 आया तो सेस नहीं लगेगा, क्योंकि सेस लगता किसके ऊपर है, बेसिक टैक्स पे। और सेस का नाम क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और यही पहले क्या नाम होता था, हेल्थ एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस। सेकेंडरी हटा दिया, एजुकेशन लिख दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना परसेंट है वो भी फिक्स है, मतलब पत्थर की लकीर है। अब किस पे लगाएंगे आप, 32,500 पे लगाइए तो कितना रहा है, 1300। अब जो टोटल आया वो क्या कहलाएगा। अब एक बात आप सुन लेना, इंडिविजुअल हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो,
एओपी हो, बीओआई हो, एजेपी हो, कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, कोई भी हो, 4% मैंडेटरी देना है, मतलब देना है, मतलब देना है। भारत में हो तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हारा टैक्स गलत माना जाएगा। यानी मान लीजिए यदि मैंने खाली आपको यह सिखा दिया कि भैया खाली ये निकाल कर आ जाना, तो एग्जामिनर आपका आंसर गलत कर देगा। यानी इन शॉर्ट, जब भी मैं आपको टैक्स निकालने बोलूं तो आप इंप्लाइड मैनर में समझना कि भैया सेस भी निकालना है। मैं बार बार नहीं बोल रहा, सेस निकाल के ही आंसर मुझे बताना कि भैया सर ये सेस का आंसर है, मतलब सेस निकालने के बाद। समझ गए? अब ये तुम लिख लो। हो गया? करूं आगे? एक क्वेश्चन लिखिए, उसको आप निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा। मिस्टर एक्स, एज 57, इनकम है 12,50,000, 12,50,000, 12,50,000, 57 की एज है। कैलकुलेट करना टैक्स, करिए बताओ कितना आएगा। सेट्स निकाल के आ गया आंसर 195।
हो गया? तेरा भी आ गया? उसका आया? चलो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे रिबेट। सेक्शन क्या लगेगा? 87A। लिखते हैं, चलिए पहले लिखते हैं। और 5 लाख, मैंने 5 लाख और 5 लाख से कम। 5 लाख से ज्यादा नहीं, 5 लाख या उससे कम। मतलब डज नॉट एक्सीड लिख सकते हैं। एक 112A भी है। पढ़ा हो गया?
चलो शुरू करें। अब देखो भैया, पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूं ये क्या है। क्या लिखा है पढ़िए। यदि आपकी इनकम कितने से या कितने तक है, 5 लाख, यानी 5 लाख या उससे कम आपकी इनकम है, यानी आप सालाना 5 लाख या उससे कम कमाते हैं, या तो 5 लाख कमाते हैं या तो उससे कम कमाते हैं, तो सरकार की तरफ से आपको कुछ मिलेगा, और वो है रिबेट। और सेक्शन कौन सा मिलेगा? 87A में रिबेट मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? तो लिखा है 12,500। ये 12,500 की अमाउंट कांस्टेंट है, फिक्स है, ये मैक्सिमम अमाउंट है, मतलब इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और बेसिक टैक्स, इन दोनों में से जो लोअर फिगर होगा उतने का रिबेट आपको मिलेगा। चलिए एक बार सम करते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, तब आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए, मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है, एज उसकी 50 साल है, और उसकी इनकम साल की 4 लाख है, और उसकी इनकम गलत तरीकों से नहीं है, इलीगल तरीकों से नहीं है, नॉर्मल जो तरीका है जॉब वॉब करके उसी से बंदे ने अपना 4 लाख कमाया है। अब आप ये देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए 2.5 लाख तक टैक्स क्या आएगा? 0। 2.5 लाख से नहीं 4 लाख। 5 लाख इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेंज 5 की है, लेकिन हम कितना कमा रहे हैं? 4। तो डिफरेंस कितने का आया? 1.5। कितने का परसेंट लगा? अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या आ गया? 5 लाख से कम या 5 लाख यदि आप कमाते हैं, 5 लाख या उससे कम आप कमाते हैं, तो बेसिक टैक्स पे सेस ऐड नहीं करना। बेसिक टैक्स पे सेस ऐड मत करना। क्यों मत करना? सुनना, यहां तक समझ गए? अब सरकार क्या बोलती है भैया कि तुझे क्या मिलेगा? रीबेट। अब रीबेट का मतलब क्या होता है? वेव ऑफ, यानी टैक्स में बचत, छूट सरकार दे रही है। अब देखिए कितनी दे रही है। एक तो 12,500 जो मैंने आपको लिख कर दिया, और एक फॉर्मूला पढ़ी है, मतलब वो बड़ी प्रोविजन मैंने क्या लिख कर दिया है। बेसिक टैक्स, ये देखिए बेसिक टैक्स कितना है? 7,500। दोनों में से तो कितना हो गया? तो यानी टैक्स कितना आया? इसका मतलब बेसिक टैक्स घूम फिर के क्या हो गया? 0। यानी हम इसको बेसिक टैक्स भी बोल सकते हैं या टोटल टैक्स भी बोल सकते हैं। यानी कुल मिला के अब एक बात समझ में आई कि यदि मैं 5 लाख या उससे कम कमाता हूं तो मुझ पर टैक्स लगेगा ही नहीं। 5 लाख या उससे कम मैं कमाऊंगा तो मुझ पर टैक्स लगना ही नहीं है। लेकिन भाई साहब, ये जो मैंने आपको सिखाया है ये एमसीक्यूज में आता है 2 नंबर का, और एमसीक्यूज में जब आएगा, एमसीक्यूज में आपको थोड़ा बहुत उसको लिखकर भी देना पड़ता है। तो आप ये पूरा लिख कर आना, ऐसा नहीं कि हाँ भैया 5 लाख से कम है टैक्स 0, थोड़ा प्रेजेंट करके आना। क्योंकि ठीक है आपको भी मालूम है, एग्जामिनर को भी मालूम है, लेकिन आप दिखाओगे तो आपको नंबर मिलेगा। तो भाई ऐसा है कि ये सब आपको एक बात और बता देता हूं, ये जो बेसिक चैप्टर में पढ़ा रहा हूं ये एमसीक्यूज में आता है। और एमसीक्यूज मैंने कुछ दिन पहले आपको बोला था 18 मार्क्स का डीटी में 9 क्वेश्चन आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन यहीं से आते हैं इस चैप्टर से। पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो कभी भी ध्यान रखना, 5 लाख या उससे कम कमाते हैं या 5 लाख कमाते हैं तो सरकार आपको रिबेट देकर टैक्स को क्या कर देती है, यानी अल्टीमेटली ना सेस लगेगा और ना ही सरकार को कुछ पैसा जाएगा। ये लिखना हो तो लिख लीजिए आप।
हो गया। अब देखिए आप, मिस्टर एक्स है, एज 50 साल है, इन्होंने अपनी इनकम सैलरी से बताई है 3 लाख और लॉटरी की इनकम बताई है 1 लाख। टैक्स निकालना है। अब आप देखिए, ऊपर जाओ, मैंने एक नोट लिखा है, सेकंड नंबर का नोट पढ़ो, उधर जाओ नोट पढ़ो कि ये सेक्शन, ये रिबेट की सेक्शन किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी? इलीगल इनकम पे। इलीगल इनकम उधर ही जाओ, एग्जांपल पढ़ो क्या लिखा है। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, क्रिप्टो करेंसी, सुना है नाम क्रिप्टो करेंसी? फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है, अनडिस्क्लोज इनकम। एक मिनट रुक जाना, अनडिस्क्लोज इनकम में तुम्हें बता देता हूं। मैंने, मान लो मैं सीतारमन हूं, मैंने तुमसे बड़े प्यार से पूछा कि भैया तू कहां से कमाता है मुझे बता दे, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने मेल के थ्रू। मैंने फिर पूछा कि तू कहां से कमाता है मुझे बता दे। ऐसे करके 3 नोटिस आती है, बोले तो 3 मेल आता है। 3 मेल 15-15 दिन के, 7-7 दिन के, 8-8 दिन के गैप में आ जाता है। यदि आपने जवाब 3 मेल का नहीं दिया तो सरकार उस इनकम को आपकी अनडिस्क्लोज इनकम मान ली जाती है। यानी आपने अपनी इनकम का नेचर और सोर्स नहीं बताया कि कहां से कमा रहे हो और क्या कमा रहे हो। और यदि आपने अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया कि किधर से कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, लिखना मत अभी, तो सरकार इतना % टैक्स लगाती है आपके ऊपर, 78% का टैक्स। किस पे? अनडिस्क्लोज इनकम पे, और साथ पे 300% की पेनल्टी। तो भैया ऐसा है, यदि बता दो तो अच्छी बात, नहीं बताए तो मर गए। इसीलिए सरकार ऐसी इनकमों पे रिबेट नहीं देती, क्योंकि जहां तक सरकार को समझ में आ रहा है ऐसी इनकम ब्लैक मनी है, तभी तो आप नहीं बता रहे हो। यदि आपकी व्हाइट मनी होती तो आप आराम से बता देते। तो आप एक बात ध्यान रखना, अनडिस्क्लोज मतलब आपने अपना मुंह खोला ही नहीं है। अगली बात, आगे पढ़ो क्या लिखा है, एक और चीज लिखी है। कार्ड गेम्स तो जुआ जानती होगे। नीचे पढ़ो, एक चीज और लिखी है, 3rd नंबर पॉइंट पढ़ो। ये सेक्शन 87 है, 112 पे नहीं लगता है। 112 अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, दिल्ली बहुत दूर है, मैं खाली आपकी जानकारी के लिए 112 बता देता हूं क्या है। सुनिए, 112 क्या होता है। मैं इस सेक्शन का पहले आपको बहुत ज्यादा क्रक्स में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत इसकी लंबी थोड़ी सी स्टोरी, उसको कट कॉपी पेस्ट करके बताता हूं मैं। ध्यान से सुनना, इस सेक्शन के आने के पीछे का रीजन क्या है। ये सेक्शन बहुत ब्लास्ट सेक्शन है। 1997 में कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार जब थी तो अपन को बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सभी को मालूम है। खैर कोई सरकार धुली हुई नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार ऐसा बोलते हैं बहुत ज्यादा थी। तो कांग्रेस सरकार में जो उस समय एफएम था, फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। इस सेक्शन को नाम क्या दिया सुनना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन विच एसटीटी पेड। अब मैं आपको बता देता हूं, शेयर मार्केट जानते हो, शेयर मार्केट में 2 किस्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब होता है 12 महीने से ज्यादा, शॉर्ट मतलब होता है 12 महीने या उससे कम। अब यदि आपने किसी शेयर में 12 महीने से ज्यादा पैसा लगा दिया तो वो हो गया लॉन्ग टर्म, और यदि आपने उसमें कमा लिया तो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, समझ गए। अब सुनिए, आपने कौन से शेयर लिए, लिस्टेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है, और एनएससी नेशनल स्टॉक, उसमें जितनी कंपनियां रजिस्टर्ड है उसे बोलते हैं लिस्टेड। जैसे स्विगी का आईपीओ आया है 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, आज लास्ट है। तो स्विगी इसके पहले लिस्टेड कंपनी नहीं थी,
स्विगी पहली बार लिस्टेड बन रही है। यदि इसके पहले स्विगी का शेयर आपने ले लिया तो ये सेक्शन आपके ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन 8 नवंबर के बाद आपने शेयर लिया तो ये सेक्शन आप पे लग जाएगा। समझे? आपने एक कंपनी का नाम तो सुना नहीं है, मैं बता देता हूं, अभी अभी उसका भी आईपीओ आया है, ये बी है, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत पुरानी कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर है। मेडिक्लेम सुना है? एक्सीडेंट क्लेम, मैं कार से जा रहा था, मेरी डेथ हो गई, मेरे फैमिली वालों को क्लेम मिल गया, मैंने इंश्योरेंस करवा के रखा था। तो नीवा बूपा बहुत पुरानी कंपनी, अब जाके कंपनी लिस्ट हो रही है। उसका आईपीओ कब तक आ रहा है? 7 नवंबर से 11 नवंबर, यानी 11 नवंबर के बाद से आपको ये कंपनी लिफ्ट होकर देखने मिलेगी। यानी मान लीजिए आपने 1 नवंबर को यदि नीवा बूपा का शेयर खरीदा होता, अब आप बोलोगे सर कैसी बात करते हो, शेयर कहां से खरीद लेंगे? मैं बोलता हूं ये कंपनी तब तक क्या थी, पब्लिक प्राइवेट ऐसी कुछ थी, ये अपने मेंबर को तो शेयर बांटती थी, लेकिन आज लिस्टेड है तो जगत को शेयर बांटेगी, जगत इसका शेयर ले सकता है। अब आप सुनना, यदि 7 नवंबर के पहले आपने इसका शेयर लिया तो ये सेक्शन आपके ऊपर लगेगा ही नहीं, ये सेक्शन 11 नवंबर के बाद से आपके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि कंपनी क्या हो जाएगी? लिस्टेड। समझ आया? और कुछ एग्जांपल देखे, 2022 में जोमेटो अपने आप को लिफ्ट करा के गया है, लेकिन 2022 के पहले जोमेटो क्या था? अनलिस्टेड। यदि 2022 के पहले आप जोमेटो को शेयर लेते तो ये सेक्शन नहीं लगती, 2022 के बाद लोगे, लग जाएगी। समझ आया? तो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए बॉम्बे स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब आगे सुनना, जब हम शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, बेचने पर जब हम अपना पैसा निकालते हैं, हमने डीमेट में अपना शेयर बेच दिया, डीमेट सुना है? डीमेट से हमने अपना शेयर बेच दिया, शेयर बेचने के बाद हमारा पैसा अगले दिन तक हमारे अकाउंट में आ जाता है। मान लीजिए मैंने शेयर कितने रुपए में बेचा? 12,000 क्या है मेरी सेल प्राइस, तो इसमें से सेबी वाले, सेबी सुना है नाम? सेबी, इसमें से सेबी वाले क्या काट लेंगे? एसटीटी मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये काट लेंगे। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स सेबी रखती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, मतलब प्लेटफॉर्म मेंटेन करने के लिए सरकार एक तरह का टैक्स काटती है, यानी आपको जो पैसा मिलेगा वो कट करके मिलेगा। और ये पैसा कितना? ये इतना परसेंट लगता है। निकालना एक बार, 12,000 का 0.25% कितना होता है? 30, मात्र 30, तो 30 रुपए कट जाएंगे, कितने बचेंगे? ये बचेगा, ये बचेगा ना, तो 11,970 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 2 दिन बाद। लेकिन 30 रुपए किसको जाएंगे? सेबी को। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कहां मिलेगा? मुंबई। किधर? दलाल मार्केट। दलाल मार्केट जाना, मुंबई में बैंड्रा के पास है बीकेसी, वहां जाना, वहां पे 26 माले की बिल्डिंग है, वो पूरा 26 माला बीएससी है। और सबसे मजेदार बात, आपको सुनने में मजा आएगा, देखोगे तो और मजा आ जाएगा, आप मानोगे नहीं जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक एक फ्लोर है, हर फ्लोर में इतना बड़ा स्क्रीन लगा है, वो स्क्रीन 350 इंच से भी ज्यादा का है। जैसा अपन टीवी लेते हैं ना 53 इंच 55 इंच, वो उतने से बड़ा है, पूरा फ्लोर घिरा हुआ है, इतना बड़ा टीवी लगा है। मार्केट देखो अब आराम से, इतना बड़ा माला है। और सेम ऐसे ही एनएससी को तो नया बनाया बीकेसी में। बीकेसी एक जगह है, कहां? मुंबई में। वहां पे एनएससी अभी 3-4 साल पहले नया बनाया, ब्लू कलर का बनाया, पूरी स्क्रीन चलती रहती, अलग ही दिखता है मार्केट। तो वहां पर क्या होता है, ये जो बीएससी और एनएससी को मेंटेन करना है, बिल्डिंग बनाना, खर्चा पानी, इसके लिए सरकार आपका टैक्स काट लेती है। यानी आपसे पैसा काट करके वो अपने आप को मेंटेन कर रही है, और ये सरकार को नहीं जाता, ये सेबी को जाता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ गए? तो इतना रुपया आपको मिल जाएगा। अब आप मजेदार बात सुनना, बस खाली आप सुनो, 2 मिनट लूंगा आपका। और क्या हुआ, 1997 में एक प्रोविजन आया। प्रोविजन ये आया कि भैया मार्केट में यदि तुम लंबे समय के लिए पैसा लगाते हो, लंबा समय मतलब 12 महीने से ज्यादा, यदि मैंने पैसा लगाया और 12 महीने के बाद मैंने पैसा निकाला, तो निकालते टाइम नो टैक्स है, कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। भले आपको करोड़ों का कैपिटल गेन हुआ, करोड़ों का,
1 रुपए का टैक्स नहीं। और मजेदार बात यह कि 1997 में एक प्रोविजन और आया कि डिविडेंड पे भी टैक्स नहीं है। ले बेटा, यानी उस शेयर पे मुझे डिविडेंड मिल गया, वो भी गया। अब आप सुनना मजेदार कहानी। 1997 में ये सेक्शन आया, सन 2017 तक ये सेक्शन रहा। 17 भी मतलब 18 ले लो, क्योंकि 18 में चेंज हुआ है। नहीं यार 17 ही लो, क्योंकि 31 दिसंबर को चले गया था। नया सेक्शन आया है 112 है, मैं बता देता हूं 112 है, 31 जनवरी 2018 को आ चुका है। अब आप सुनना, 1997 से लेके 2017 तक 21 साल ये सेक्शन चला। और मजेदार बात मैं क्या बोल रहा हूं, लगाओ और निकालो, लगाओ निकालो, लगाओ निकालो। आप मानोगे नहीं, हमारे पास जो क्लाइंट आते थे हम उनको बोलते थे ब्लैक का पैसा है, बोले हाँ लगा मार्केट में और निकाल, लगा निकाल। वो बोले सर, अच्छा कुछ लोगों को ये भी बताता हूं मैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं मार्केट में पैसा लगाऊंगा तो बैंक देख लेगा, बैंक को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको आज के आज बता रहा हूं, आप आज के आज 2 लाख रुपए लगा दो मार्केट में, बैंक, हालांकि आप लगाओगे बैंक के थ्रू, सेविंग से पैसा मार्केट में जाएगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बैंक कुछ बोलेगा ही नहीं आपको। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, बैंक को कोई मतलब नहीं होता। बैंक को क्या, ट्रांजेक्शन करो, मेरे बाप का क्या जा रहा है, करो, हमको तो कमीशन चार्जेस मिलेंगे, बैंक कुछ नहीं बोलेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो व्हाइट मनी है, काय का व्हाइट मनी है, अपन ने अपना ब्लैक का पैसा सेविंग में डाला, सेविंग का पैसा मार्केट में गया, मार्केट में वापस से पैसा निकल कर आ गया, यानी कुल मिला के टैक्स लग ही नहीं रहा है। अब आप मुझे खाली एक बात बताना, कार्तिक तू मत बताना, तुम ही मत बताना। 1997 से लेकर 2017 तक 21 साल ये सेक्शन चला। 21 साल में कितनी टैक्स की चोरी हुई होगी? इतनी ज्यादा तो हुई होगी, कितनी, एक आंकड़ा बताओ। 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 3000 करोड़, 1 लाख करोड़, 100 करोड़ से ऊपर। अब आप देखना 10 लाख, इतनी करोड़ की चोरी हुई है। 3,82,000 करोड़ की चोरी, मात्र एक सेक्शन से 21 साल तक चोरी होती रही। और चोरी का प्रावधान किसने लिखा? कांग्रेस सरकार ने। अब आप इसको चोरी बोलोगे कि प्रोविजन बोलोगे? लोगों ने बोला प्रोविजन है, हम क्या करें भाई, चोरी की चोरी भी हो गई, प्रोविजन का प्रोविजन भी हो गया, बोले हम क्या करें, हमारी गलती है क्या? लेकिन भैया एक बात आपको बताता हूं, ये मोदी जी बड़े टफ इंसान है। तुमको लगता होगा मैं मोदी जी करता रहता हूं, मोदी जी तो फाइनेंस मिनिस्टर है नहीं, मुन्ना मोदी जी ही सब कर रहे हैं, ये तुम लिख लो, सीतारमन का कोई रोल नहीं है। मैडम फेस में आगे बैठी है, पीछे से सब गाथा वहां से चली आ रही है। आज जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, जीएसटी एफटी, सब मोदी जी की देन है। मोदी जी, अमित शाह, और पहले एक आदमी था अरुण जेटली जो मर गया। ये 3 की तिगड़ी थी, लेकिन अब 2 की तिगड़ी है। आप कोई सब काम बोल दो, अब भी आएगा। अभी अमित शाह का पावर देखो, बेटे को आईसीसी में पहुंचा दिया, चेयरमैन बना दिया, मालूम चला कि नहीं? मालूम है ना, पहले बीसीसीआई का था, अब आईसीसी का। और अरुण जेटली का बेटा क्या बन गया? बीसीसीआई का सेक्रेटरी। पावर देखो भैया, इतना आसान थोड़ी ना आईसीसी का चेयरमैन बनना, कहां चला गया वो। अब आप देखना, मोदी जी की नजर पड़ी 2017 में, और 2017 के बजट में अनाउंस हुआ कि हम 2018 31 जनवरी से हम 10 सबसेक्शन 38 डिलीट कर देंगे, और डिलीट हो गया। ये सेक्शन आज के डेट में नहीं है। और नया सेक्शन क्या आया? 112A। ये है इस सेक्शन के आने के पीछे वजह। 112A में प्रोविजन क्या लिखा गया सुनना, यदि आप लंबे समय यानी 12 महीने से ज्यादा के लिए पैसा लगाते हो और निकालते हो तो टैक्स लगेगा, और 10% लगेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे मई दे रहे हैं, और जो बच्चे सितंबर दे रहे हैं, और जो बच्चे जनवरी दे रहे हैं, तीनों को बता देता हूं। जनवरी 25 के लिए, जो बच्चे जनवरी 25 दे रहे हैं, उनके लिए एक्चुअली इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट आया अभी 3 महीने पहले। जो बच्चे जनवरी 25 दे रहे हैं उनके लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। जो बच्चे मई 25 और सितंबर 25 दे रहे हैं उनके लिए अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है सुनना, मान लीजिए मैंने पैसा लगाया और मैंने पैसा निकाला, और निकालते टाइम मुझे 4 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, कैपिटल गेन जिसको बोलते हैं। कितने का? 4 लाख। तो 4 लाख में से 1,25,000 की एग्जम्पशन मिलेगी।
जो एग्जम्पशन पहले 1 लाख मिलती थी, अब 1,25,000 कर दी गई है। यानी जनवरी 25 वाले बच्चों के लिए 1 लाख एग्जम्पशन है। यानी यदि जनवरी 25 का बच्चा 4 लाख में से माइनस करेगा तो क्या करेगा? 1 लाख। लेकिन मई 25 और सितंबर 25 का बच्चा करेगा तो 1,25 करेगा। 4 लाख में से 1,25 गया, कितना बचा? 2,75। 2,75 पे लगेगा टैक्स। अब सुनना, वापस से चेंज है। जनवरी 25 वाले बच्चों के लिए टैक्स लगेगा 10%। कितना परसेंट? 10। लेकिन मई 25 और सितंबर 25 के लिए टैक्स की रेट हो गई है 12.5%। यानी कुल मिला के जब आप एग्जाम दोगे मई 25 सितंबर 25 में, तो आप 1,25 की एग्जाम्शन दोगे और उसके बाद 12.5% का टैक्स लगाओगे। समझ आया? लेकिन मुन्ना 4% का सेस भी फ्री में जाएगा, यानी वो भी लगाना है। समझ आया प्रोविजन पूरा? वही मैंने लिखा है, पढ़ो आप। रिबेट में लिखा है, देखो, दिस सेक्शन नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेक्शन 112 है। यानी अब एकदम क्रक्स में बात करें, मान लीजिए मैंने मार्केट में पैसा लगाया और मैंने मेरा पैसा निकाला 12 महीने बाद, मुझे कितने का गेन हुआ? 2 लाख। मतलब मैंने कितने रुपए कमाए? 2 लाख। यदि मैंने 2 लाख कमाए जो कि 5 लाख से कम है, उसके बाद भी मुझे रिबेट नहीं मिलेगा। यानी इन शॉर्ट 112A पे रिबेट नहीं मिलता है। यदि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमाया तो फिर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। समझ गए? पक्का समझ गए? आपको लिखना हो तो ये लिख सकते हो, वैसे तो मैं आगे चल के लिखाऊंगा। हाँ, 2 लाख पे पहले 1,25 कटेगा, 75,000 पे लगेगा, लेकिन रिबेट नहीं मिलेगा, ऐसा है। हाँ, ये आपको लिखना हो तो लिख लो। 112 है, ये इसकी पूरी हेडिंग है। मैं एफटीडी का फुल फॉर्म लिख देता हूं। और ये टैक्स लगता है इतना। मैं आपके लिए पूरा लिख देता हूं। जनवरी 25 वाले बच्चों के लिए एग्जम्पशन है और टैक्स का रेट है मई 25 और सितंबर 25 वाले बच्चों के लिए एग्जम्पशन है। आप जनवरी का लिखना मत, आप खाली मई का लिखना। 1,25,000 और टैक्स का रेट है। अब आप सोचो सरकार ने गेम क्या खेला। इधर देखो, ये कितना था पहले टैक्स? कितना हो गया? पहले एग्जम्पशन कितनी थी? आप समझ रहे हो? 2.5% का टैक्स बढ़ा है, वो भी किसमें? शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट बूम है। अपन अपनी बात नहीं करें, राकेश झुनझुनवाला की यदि बात करें जो मर गया, उसका नेटवर्थ पता कितना है? 60,000 करोड़ का नेटवर्थ है। तो भैया 2.5% का टैक्स बढ़ाया है। 0.% बढ़ता है तो आंकड़ा कहां चला जाता है? 2.5% किसको बोलते हैं? मजे ले लिए सरकार ने, 25,000 की एग्जम्पशन दी है सिर्फ। अब राकेश झुनझुनवाले जैसे अरे यार, राकेश झुनझुनवाले इंसान का, एक मिनट रुको यार, राकेश झुनझुनवाले जैसे इंसान का 1,25 में घंटा कुछ हो रहा है? 1,25 क्या होता है? कुछ भी नहीं। आप यदि करोड़ों में खेलोगे तो आपके लिए कुछ नहीं, 2.5% बहुत है। सरकार ने बेवकूफ बना दिया है, 12.5% कर दिया। 2.5% सच बता रहा हूं बहुत है। आपको खाली मैं एक आंकड़ा बताता हूं, 10 करोड़ रुपए यदि आपने कैपिटल गेन कमाए, 10 करोड़ पे 10% पहले कितना होता था? 1। अब 10 करोड़ पे 12.5% कितना होता है? करके देखो कितना है। 10 करोड़ पे 12.5%, 2.5 लाख रुपए बढ़ गया। और उसके चक्कर में सेस बढ़ा 4%। तो भाई एक बात ध्यान रखना, यदि आपने इसके थ्रू कमाया है, मतलब किसके थ्रू कमाया है? 112 के थ्रू, क्या नहीं मिलेगा? रिबेट। कौन से सेक्शन में? और आपको लिखना हो तो लिख लो। 112 ने किसको रिप्लेस किया है? इस सेक्शन को रिप्लेस कर दिया है। ये भी नहीं समझ में आया तो लिख देना, ये सेक्शन क्या हो चुकी है? डिलीटेड। और ये लिखना हो तो लिख दो, ये सेक्शन कब से लागू हुई है? 31 जनवरी 2018 से इफेक्टिव हो चुकी है। 31 जनवरी 2018 ऊपर लिख दी मैंने, से ये एप्लीकेबल हो चुकी है मार्केट में।
और 10% कितना था? कितने का डिफरेंस आ रहा है देख तो। $60,000 का 2.5% निकाल देना, डिफरेंस आ जाएगा। 60,000 का 2.5% निकाल दे, करोड़ों ऐड कर दे। बाप रे, 1500 करोड़ का टैक्स बढ़ गया। उसके लिए 1,25,000 क्या है? अरे 1,25,000 कुछ। सरकार बहुत दिमाग से खेलती गेम। चलो अभी एक काम करते हैं, मैं सिर्फ एक पॉइंट लिखा देता हूं, कल समझेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ लिख लो बस, खत्म करो। चलो ये हो जाए।